Good morning, dear students. Today I am going to start class 9th work energy and power. In first video I have explained in detail about the work, only work, positive work, zero work, negative work, etc. But today I would like to explain in detail about the energy and also the kinds of energy. For example, kinetic energy, potential energy. These are the main energies, and there are so many types of the energy we can study further after this video. But today we have to concentrate energy. Okay, let's proceed. पहले वाले वीडियो में हमने जो है वर्क के विषय में समझाया था, तो जो वर्क के विषय में हमने थोड़ा सा समझाया है, अगर आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, पहला वाला वीडियो देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है और आपको समझ में आएगा। थोड़ा मैं रिकॉल करवाने के लिए यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, इसको रिकॉल करवा देता हूँ। जो हमने समझाया था वो किताब से थोड़ा हट करके है, एनसीईआरटी से, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार वो वीडियो पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स देखते हैं। जैसे हमने समझाया था, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये क्या मतलब है? अगर मान लीजिए ये एस का डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है ये, और फोर्स यूं लग रहा है, यानी एफ ये फोर्स का डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होगा एफ एस कॉस थीटा होगा। अब इट इज ओनली इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट, पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि समझ में आ जाए कि फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो देखिए, आप पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क पहले वाले का रिवीजन है। ये पॉजिटिव वर्क क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये इस पे हमने कोई फोर्स लगाया F, और ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूं चल रहा, मान लीजिए ऐसे, और यहां पर आ गया, तो यहां पर ये देखना होता है कि डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हो गया, यानी ऐसी डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स F है। अब इसके हम ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे और फोर्स भी ऐसे लग रहा है, तो इसके बीच में जो एंगल है, क्योंकि एक ही तरफ डिस्प्लेसमेंट भी है और फोर्स भी है, इसको अलग अलग हमने करके दिखाया, बाकी एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है और फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही है। तो इनके बीच में जो थीटा एंगल आएगा, वो थीटा एंगल जो आएगा वो 0 डिग्री होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव W इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो यानी एफ एस और कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे, तो यानी ये एफ एस वर्क हो गया। अब ये वर्क पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर थीटा की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो लेकिन 90 से छोटी हो, तो ये वर्क डन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, एफ एस ही आएगा। अगर ये एंगल 0 90 0 हो सकता है, अभी निकाला, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री
10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री टू 90 से थोड़ा कम, तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा ये। और एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये आप अभी हमने वैल्यू नहीं रखा। अब इससे होता क्या है कि जब कभी भी वर्क डन पॉजिटिव आता है तो किसी भी वस्तु की जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यूं समझे हम कि यहाँ इसका रिजल्ट है थोड़ा सा कि when work is positive then speed of moving body है ना, बॉडी इंक्रीजेस। स्पीड बढ़ जाती है। थोड़ा सा ये शुरुआत का है। अब इसके बाद इसमें हम और देखते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, तो W इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस 90 की वैल्यू होती है 1, 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका वर्क डन मिला के 0 हो जाएगा। अब अगर किसी वस्तु पे वर्क डन 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वर्क डन का उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो स्पीड जैसी है वैसी ही रहेगी, ये फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं रफली। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलो देखते हैं। देखो ये हमने एक, ये अर्थ है और यहाँ पर एक छोटा सा बना दे रहा हूँ, है ना, इसका छोटा सा बना दे रहा हूँ। ये मून है, ये मून है और ये अर्थ है। जब ये मून जो है ऐसे इसके चारों तरफ रोटेट करेगा, मूवमेंट करेगा मून इसके चारों तरफ, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन हमेशा इस तरफ टेंजेंट की डायरेक्शन होगा। ये टेंजेंट लाइन है, हमेशा इसकी जो वेलोसिटी होती है ये टेंजेंशियल होगी, यानी टेंजेंट की लाइन पर होगी। वेलोसिटी की स्पीड ये है, ये डायरेक्शन है इसका, है ना, और इसका डायरेक्शन ये है। तो इसके ऊपर एक मून के ऊपर एक अर्थ फोर्स लगाएगी जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, ऐसे लगाएगी। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो हमेशा किस तरफ होगा, जिस तरफ वेलोसिटी है। देखिए ये इस तरफ डायरेक्शन होगा, तो इसके बीच में एंगल 90 बनेगा। इससे क्या होगा कि इसके बीच में जब एंगल 90 हो गया, देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ है, टेंजेंशियल है, और अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ है, तो इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। देखिए W इज इक्वल टू F अट्रैक्शन फोर्स है, या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बोल सकते हैं, और अगर दूसरी लैंग्वेज देखें तो सेंटीपीटल फोर्स है, लेकिन इतना डिटेल नहीं। एफ एस कॉस 90। अब इससे क्या होगा
इसका वर्क डन सीधे 0 हो जाएगा, है ना। तो ये वर्क डन 0 हो गया। अब सॉरी, वर्क डन 0 हो गया। अब इससे क्या फर्क पड़ा? अब देखो ये जो मून चल रहा है, मून में अर्थ के चारों तरफ जो रोटेट कर रहा है या सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो उसके वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो वेलोसिटी बढ़ेगी और ना ही घटेगी, वर्क डन अगर 0 है तो। अब आप देखिए दूसरी चीज, ये थोड़ा सा हमने चाहा कि आप लोग को थोड़ा सा समझा दे, ताकि अब ये थर्ड केस है, वर्क डन जब निगेटिव हो। कैसे होगा ये, जरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम लोग इस ब्लॉक को, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को उठा करके यहां पर रख दिया, यहां तक उठा ले गए, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक एस होगा। किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर के डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग उठा करके इसको ऊपर ले जा रहे हैं ना, तो ऊपर ही फोर्स लगा रहे हैं, मतलब उसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो वेट के बराबर होगा, W बराबर mg होगा, और हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, ये है ना, और ग्रेविटी किधर लग रही है? ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, यानी यूं लग रही है ग्रेविटी, mg। तो इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो इसलिए W इक्वल वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? बराबर F S cos 180 डिग्री। अच्छा, cos 180 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा, सॉरी, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो F S और cos 180 की वैल्यू -1, तो हो गया निगेटिव F माइनस एफ एस। अब ये निगेटिव वर्क डन है, तो क्या मतलब हुआ, इससे क्या फायदा हुआ? तो ग्रेविटी की वजह से जो हम इसको ऊपर ले जा रहे थे, ग्रेविटेशन के द्वारा जो वर्क डन हुआ उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, या यूं समझो स्पीड विल डिक्रीज, ये हमने पिछला आपको थोड़ा समझाया। अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं ना, आज का जो मैटर है वो क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो एनर्जी की हम बात करते हैं। अब देखो रटना नहीं है, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। क्या क्या होती है? देखो करंट भी वर्क करता है, किसी चीज में करंट है, हमें करंट लग जाता है, मर भी सकते हैं, घायल हो सकते हैं। खाने में भी एनर्जी होती है, खाते हैं तो एनर्जी ताकत आ जाती है, कुश्ती भी लड़ सकते हैं, किसी को पटक भी सकते हैं, छत से कूद भी सकते हैं। हीट यानी गर्मी जो होती है उसमें वो भी एनर्जी है। तो ये बहुत सारी एनर्जी का फॉर्म है, पूरा एंटायर यूनिवर्स एनर्जी इसके अंदर होती है। अब वो एनर्जी और मैटर दो चीज से ही पूरा यूनिवर्स बना है। तो एनर्जी इनविजिबल भी होती है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट एनी ऑब्जेक्ट हैज एनर्जी?
और एनी ऑब्जेक्ट पॉजेस एनर्जी। किसी चीज के अंदर एनर्जी है या नहीं है हम कैसे पता लगा सकते हैं? भाई कोई आदमी मोटा ताजा दिख रहा है, बिल्कुल खली जैसा दिख रहा है, माइक टाइसन जैसा दिखता है, उसकी बॉडी को देख करके हम ये तो पता लगा सकते हैं इसके अंदर ताकत हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। पतला दुबला आदमी देख करके हम समझते हैं इसके अंदर तो सोच के हम देखते हैं इसके अंदर एनर्जी कम हो सकती है। लेकिन ये हमारी धारणा जो है ये केवल देखने के ऊपर आधारित है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी की डेफिनेशन अब आप देखो क्या कहती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी वस्तु की जो कार्य करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी अगर उसके अंदर वर्क करने की है तो कहा जाता है उसके अंदर एनर्जी है। और उसके अंदर कैपेसिटी अगर वर्क करने की नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है। तो हम उस एनर्जी को मेजर कैसे करेंगे? भाई किसी वस्तु के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर अगर बहुत सारी एनर्जी है तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एनर्जी possessed बाय एनी ऑब्जेक्ट और एनी पर्सन और एनीथिंग? हाउ कैन वी check, how can we measure the energy present in the body? Body means living or non living। तो इसके लिए हमारे पास एक सरल तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, उस आदमी के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो वर्क को देख करके हम पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर एनर्जी है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वर्क कर सकता है, कोई वस्तु वर्क कर सकती है तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी है। और या यूं कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु के में कार्य करने की क्षमता है तो हम कह सकते हैं वो उसके अंदर एनर्जी है। तो इफ अ बॉडी हैज एनर्जी then how can we identify if any body does any work, then we can say that body possesses energy। अगर उसके अंदर मतलब उसकी जो एनर्जी है हम कैसे मेजर करते हैं, उसके द्वारा जितना वर्क डन किया गया है वही उसकी एनर्जी का मेजरमेंट है। अगर मान लीजिए हमें ये पता नहीं है, अब ये सुनने में समझ में आ रहा हो तो आप देखो इस बात को समझो कि वास्तव में सही बात है। हम किसी आदमी को अगर देखते हैं तो हम कह सकते हैं इसके अंदर एनर्जी है, पता नहीं कितनी एनर्जी है। अब जैसे 4 आदमी करें कोई काम, हम एक ही टाइप का काम करवाते हैं। मान लीजिए हम कोई चीज में धक्का दिलवाते हैं तो हम चारों आदमी से अगर धक्का दिलवाएं तो हो सकता है कोई पहले थक जाता है, हो सकता है कोई धक्का ही ना दे पाता हो, उसकी बॉडी से मतलब नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु के अंदर एनर्जी है तो वो कैसे दिखेगी, उसके वर्क के द्वारा। यानी वर्क डन बाय एनी बॉडी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी पॉजेसेड बाय द पर्सन और बॉडी, ये है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इफ एनी बॉडी डज वर्क देन इट पॉजेस एनर्जी। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं, देखो इन अदर वर्ड्स क्या लिखा है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क। यानी किसी वर्क को करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। अगर कोई वस्तु कोई कार्य हम करते हैं तो एनर्जी होगी तभी करेंगे ना। तो ये बात है, तो ये क्लियर हो गया होगा। वर्क, अब यहां पर एक चीज है, वर्क एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। देखो वर्क एंड एनर्जी, वर्क जो है किसके द्वारा किया जाता है, हम किसी चीज पे वर्क करते हैं। मान लीजिए हम दीवार पे धक्का मारते हैं तो हमने वर्क के विषय में बताया था कि ऐसा नहीं है कि हम थक गए हैं तो हमने वर्क कर लिया, नहीं। वर्क की एक डेफिनेशन अभी बताया है, फिर से समझो। किसी वस्तु पे अगर हम वर्क करते हैं, किसी वस्तु पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, अच्छा फोर्स ही वर्क करता है। यू ऑलवेज रिमेंबर द वर्क इज डन बाय फोर्स। यानी अब फोर्स कौन लगा रहा है उससे मतलब नहीं है, बट वर्क इज डन बाय फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स अगर हम किसी चीज में लगाते हैं
और वस्तु उसी डायरेक्शन में चलती है या उससे एंगल बना के चलती है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क डन के बराबर होता है। अब ये जो है जो साइंटिफिक मेथड यही होता है कि हाउ कैन वी चेक दैट एनी बॉडी डज वर्क। इट इज ओनली द वे whenever we apply a force on any body and body moves in the direction of force or making an angle theta with the direction of the displacement, then force and the product of work force and displacement is said to be work done। यही है मतलब ये वर्क डन का क्या मतलब, तो किसी वस्तु पर फोर्स लगाओ और वस्तु उसी डायरेक्शन में चले या उससे एंगल बनाए तो लगाया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वर्क डन, दोनों का प्रोडक्ट वर्क डन के बराबर होगा। ये है यानी वर्क डन हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम बोझा लेकर खड़े हैं तो हम थक गए हैं कि हमने तो वर्क कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ सुनने की है। विज्ञान में ये नियम होता है कि किसी वस्तु पे अगर आप फोर्स लगाते हो और अगर वस्तु के अंदर मूवमेंट आता है आगे, जिस तरह आप फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट उसी तरह मूवमेंट करती है, मूव करती है, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, लगाया गया वर्क डन, लगाया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क डन के बराबर होगा। अभी वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल है। देखो हम सीधी सी बात थोड़ी थोड़ी एग्जांपल लेते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसे देखा जाए तो हम अपने हाथ ठंड में क्या करते हैं, हम अपना हाथ तेजी से रगड़ते हैं। तो जब हम ये बता रहे हैं कि जो वर्क एनर्जी और वर्क दोनों इंटरचेंजेबल कैसे हैं। हमने देखो हाथ से जोर से रगड़ा तो हमने वर्क डन किया, वर्क किया, हमने वर्क किया तो हमारे हाथ में क्या एनर्जी किस रूप में आ गई, हीट के रूप में, हमारा हाथ गर्म हो गया। और जब हम कभी कोई हथौड़े से किसी पत्थर के ऊपर या किसी लोहे की तरफ जोर से उसको स्ट्राइक करते हैं तो वहां पर लोहा गर्म हो जाता है, क्योंकि वो जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो हीट एनर्जी में बदल जाती है। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, अपने व्यवहार में जो जीवन में होता है हमने देखा है बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इंटरचेंजेबल का मतलब वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इंटरचेंजेबल, मतलब वर्क एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी वर्क में बदल सकता है। ये मतलब होता है इंटरचेंजेबल, मतलब वर्क डन जो है एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी वर्क डन में। तो ये एग्जांपल हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, बहुत सारा है। और देखो ये एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब दो प्रकार की क्वांटिटी है, वैसे तो तीन प्रकार की होती है, टेंसर भी होता है, वेक्टर भी होता है, स्केलर भी होता है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेंसर बिकॉज इट इज सो बियॉन्ड फ्रॉम द कोर्स ऑफ 9th क्लास, सो वी ओनली टॉक अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट भी होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। जैसे एनर्जी जो है, एनर्जी में डायरेक्शन नहीं है, और एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में एनर्जी को हम जूल में दिखाते हैं। लेकिन अगर सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, अगर ये हम सिस्टम लेते हैं तो उसमें हम वर्क को, एनर्जी को अर्ग में बोलते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि आप याद करें, अर्ग बोलते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या करेंगे, एसआई यूनिट क्या करेंगे, एनर्जी को हम जूल में मेजर करेंगे, एनर्जी को जूल में मेजर करेंगे। और आप देखो एक चीज और भी है, वर्क को भी हम जूल में लिखते हैं और एनर्जी को भी जूल में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी वर्क कहें या एनर्जी कहें एक ही बात है। आप देखो आपका भोजन जो है पच जाता है तो एनर्जी आपकी बॉडी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कलेक्ट हो जाती है, और जब आपके बॉडी की जरूरत होती है एनर्जी की, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बदल जाता है और एनर्जी रिलीज कर देता है।
वो एनर्जी हम यूज कर लेते हैं। फिर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बदल जाता है, एनर्जी रिलीज हो गई। फिर हम भोजन करते हैं, कुछ करते हैं, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बदल करके फिर एनर्जी कलेक्ट कर लेता है। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो हमारे शरीर में जो एनर्जी है आफ्टर डाइजेशन ऑफ आवर फूड, वी द एनर्जी इज कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है इस तरह से। तो वो जो एनर्जी है, अब आपके शरीर में वो एनर्जी है, तो आपने क्या वर्क किया, आप गाड़ी चलाते हो, आप किसी चीज को धक्का मारते हो, आप टेबल को आप धक्का मार करके थोड़ी दूर ले जा सकते हो, कुर्सी को घर में अंदर ले जा सकते हो, किसी से कुश्ती लड़ सकते हो। तो वो एनर्जी किस में बदल रही है, वर्क डन में। अभी वही एनर्जी है, तो आप क्या करो, आप एक पत्थर को जोर से धक्का मारते हुए थोड़ी दूर तक ले जाओ, तो आपके अंदर जो एनर्जी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बदल के एनर्जी रिलीज हो गई। वो एनर्जी आपका यूज किया आपने किसके लिए, आपने बड़ा सा ब्लॉक लिया, उसको धक्का मारा 40 मीटर तक, तो डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर हुआ और फोर्स आपने 10 न्यूटन लगाया, तो आपने 400 जूल वर्क किया दोनों, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो यानी 10 और 40 कितना हो गया, 400 जूल वर्क हो गया। अब वो वर्क कहां से आया, एनर्जी से तो आया, एनर्जी चेंज इनटू वर्क। अब वर्क एनर्जी में भी चेंज होता आती है। आपने सुना होगा आइंस्टीन का नाम, E बराबर mc² इज अ फार्मूला। इसमें उसमें हालांकि मास और एनर्जी में बदलता, मास एनर्जी बदलता है, एनर्जी मास बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी आपकी किस में बदल जाएगी, वर्क में, और वर्क एनर्जी में बदल जाता है। अब एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, उसको एसआई यूनिट बोलते हैं, जूल, और सीजीएस यूनिट बोलते हैं। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में अगर हो कभी, हालांकि ये तुम्हारी किताब में नहीं है, लेकिन आप इसको याद करने में कोई बुराई नहीं। अर्ग्स में फिर हम इसको अर्ग ERGS अर्ग्स में मेजर करते हैं। तो एनर्जी के विषय में आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि व्हाट इज एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इफ एनी बॉडी possesses energy then it can do, he can or she can does do work। और एनर्जी है तो वर्क कर सकता है, और अगर वर्क करता है तो एनर्जी भी हो सकती है, ठीक, इंटरचेंजेबल है। तो अब आप देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि एनर्जी तो बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन हम अभी क्या देखेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वैसे तो बहुत सारी फॉर्म होती है, मैं अभी मोटे तौर से बताऊं तो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी होती है। उसमें मेन हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो 2 प्रकार की एनर्जी है। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी है हमारे पास पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। इसको अभी हम 1-1 करके पढ़ेंगे, है ना। ये 2 में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो दूसरा बनाएंगे। ये बस इतना हो जाएगा ना। तो अब आप इसको देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अब हम फोकस करेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं ना, ये देखो अभी यहाँ काइन वर्ड जो है, काइन वर्ड, ये आप समझो, ये जो काइन वर्ड है, ये इतना, ये काइन का मतलब होता है मोशन, इसको काइनी बोलते हैं इसे। तो काइनी का मतलब होता है मोशन, और ये एनर्जी तो है ही है। तो यानी मोशन मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी यूं कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी मोशन के द्वारा हम एनर्जी
मोशन के कारण जिसके अंदर एनर्जी होती है उसको हम एनर्जी ड्यू टू मोशन या काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसको बोलते हैं, हिंदी में भी समझ लें तो इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी गति के कारण, मोशन, एनर्जी हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। यानी किसी वस्तु में अगर मोशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, चल रही है, हिल रही है, डुल रही है, रोटेट हो रही है, यानी किसी एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, या फिर वाइब्रेट हो रही है, एक ही पॉइंट के हाइटर एंड थाइटर कर रही है, एक ही पॉइंट से आगे पीछे हो रही है, ये है वाइब्रेटरी मोशन। और अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को चलती है इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर कोई वस्तु किसी एक एक्सिस पर के चारों तरफ घूमती है उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो 3 प्रकार का मोशन हमारे पास है, 3 प्रकार का। देखो, ट्रांसलेटरी मोशन है ना, इसमें भी अब मोशन है मतलब, और क्या। अब दूसरा क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। और तीसरा क्या है, वाइब्रेटरी हो गया, अब होता है रोटेशनल। ये 3 प्रकार का मोशन होता है। मतलब अगर हमने किसी वस्तु को यहां से धक्का मार करके इतनी दूर ले गए यहां, तो ये है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ये वाइब्रेटिंग मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये अपना क्या है, यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया पेंडुलम, और यहाँ पर एक बॉब बंधा हुआ है और यहाँ पर फिक्स है ये, इसको हम ले जाके यहाँ पर यहाँ छोड़ दिए और यहाँ ले जाके यहाँ छोड़ दिए। तो ये जो बॉब है ये पहले इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो ये वाइब्रेट हो, इसमें क्या है, वाइब्रेट हो रहा है ना, ये वाइब्रेशन है, या यूं कहे, ठीक है, ये वाइब्रेशन है। एक पॉइंट के देखो, एक पॉइंट तो ये है मिड पॉइंट, और कभी ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो कभी ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। तो अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट आगे पीछे कोई ऑब्जेक्ट घूमता है या चलता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तीसरा रोटेशनल मोशन, जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़, अब क्या बताएं, जैसे मान लो चक्की चलती है या साइकिल का जो पहिया होता है, ये देखो, ये साइकिल का पहिया, ये देखो, ये तो हमने बता दिया आपको ये है, और इसके बाद ये साइकिल का पहिया है, यहाँ स्पोक्स होते हैं, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे स्पोक्स होते हैं। तो साइकिल का जो एक्सेल होता है इसके अंदर से ऐसे जाता है और इसी के चारों तरफ ये पहिया घूमता रहता है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये इसी एक्सिस की चारों तरफ बार बार घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहेगा, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो ये वाला है। यानी सभी मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन हो या वाइब्रेटरी मोशन हो या फिर रोटेशनल मोशन हो, तो अगर किसी चीज में मोशन है तो उसमें एनर्जी है। अच्छा, समझने के लिए, सुनने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे हर चीज मैटर है, और मैटर किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है। मतलब ये किताब में नहीं है, मैं तो आपका थोड़ा सा ज्ञान वर्धन कर रहा हूँ। जरूरी नहीं आप इसको याद ना करें, लेकिन आप समझें तो आपको थोड़ा फील होगी कि है क्या चीज़ वास्तव में। देखो, अगर हमने मान लीजिए कोई चीज़ ले लिया, बॉल ले ली, तो बॉल को हमने जोर से दबाया, तो बॉल भी मॉलिक्यूल से बनी है, तो उसके मॉलिक्यूल जहाँ जहाँ थे वहाँ से हट गए, थोड़ा डिस्प्लेस हो गए। उसकी वजह से उनकी जो पोजीशन चेंज हुई है उसके वजह से भी एनर्जी आ गई। कोई हमने बॉल किसी को फेंक के मारा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। और जब कभी किसी चीज में फोर्स लगता है तो उसका स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल किस पैटर्न में होते हैं वो पैटर्न भी बदल जाता है। अगर किसी चीज को हमने बोला ना अभी कि मान लीजिए आप स्प्रिंग दबाते हैं,
तो स्प्रिंग आप दबा करके क्या करते हो, स्प्रिंग के जितने मॉलिक्यूल हैं वो सब अपनी अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। अब आगे पीछे होते ही उसको छोड़ते ही फिर क्या होता है, स्प्रिंग तेजी से अपनी हर मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर चीज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मोशन है। अगर मोशन है तो एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का मतलब अब क्या हुआ कि किसी वस्तु, चाहे वो हिल रही हो, उड़ रही हो, चल रही हो, है ना, अगर किसी भी रूप में अगर मोशन है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। यानी एनी ऑब्जेक्ट हैज मोशन मीन्स इट हैज एनर्जी। व्हाट टाइप एनर्जी इट हैज, काइनेटिक, मतलब गति, मोशन के कारण एनर्जी है उसके अंदर, उसको हम क्या बोल देंगे, काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखते हैं, समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी में मोशन होना बहुत जरूरी है, काइनेटिक एनर्जी में मोशन होना जरूरी है। और बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो के, इसको काइनेटिक एनर्जी ऐसे बोलेंगे, है ना, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप ये देखो, कोई भी वस्तु जब हम बोलते हैं तो उसका मास तो हो गई, उसमें मास तो होगा ना, ये मास है ना वस्तु का, और उसकी जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है। और आप ये देखो कि वेलोसिटी अगर जरा भी बढ़ाओगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 1 वेलोसिटी है तो वी स्क्वायर बराबर 1, लेकिन अगर वी जरा भी आपने दुगना कर दिया तो वी स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी जैसे वेलोसिटी आप बढ़ेगी तेजी से, मतलब वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि मास तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, और मास भारी हो, मतलब मास ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वेलोसिटी में होती है, उसके मोशन में होती है, उसके स्पीड में होती है। अगर किसी चीज में वेलोसिटी या स्पीड नहीं है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बिना वेलोसिटी के किसी चीज में, अब मान लीजिए ये बॉल रखी है, ये बॉल है, ये बॉल है ना, ये बॉल है और ये रखी है ऐसे ही, है ना, ये बॉल है। अब इसमें कौन सी एनर्जी, इसका मास है लेकिन वेलोसिटी जीरो है, मास है इसका लेकिन वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम की जगह तो एम लिख सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी की जगह तो जीरो लिखेंगे ना, तो जीरो है। यानी अगर कोई चीज रुकी हुई है या चल रही है, तो अगर मोमेंट में है, अगर उसकी वेलोसिटी है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर वेलोसिटी नहीं है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी दूसरी हो सकती है लेकिन काइनेटिक नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगी, उसकी वेलोसिटी के कारण, उसमें मोशन है तो इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब आप काइनेटिक एनर्जी के विषय में थोड़ा देखें। अब आप देखो, ये कार देख रहे हो, ये जो कार है, अगर इसका मास कितना है, ध्यान दो, इसका मास जो है इसका मास हम क्या मान लें, देखो m, अगर ये रुकी हुई है यानी v बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, हाफ m 0 का स्क्वायर यानी 0। चूंकि ये रुकी हुई है इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अगर ये चलती हुई होती, अगर ये चलती होती है, ऐसे तेजी से चल रही होती है, ऐसे इसी डायरेक्शन में ऐसे चल रही होती, ऐसे चल रही होती, तो क्या होता है, इसके अंदर वेलोसिटी आ जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लें इसका मास 10 kg है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड,
तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कितना? 10 kg और वी कितना? 10 का स्क्वायर, 2 पंचे 10, तो 5 और 10 गुणित 10 यानी 10 धाम 100 पंचे 500। 500 जूल, ध्यान रखिए जूल तो हो गई है ना, ये इसके अंदर एनर्जी आ गई। और देखते हैं एक दो एग्जांपल है ना, फिर हम बताएंगे कि ये हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ से आया है, ये भी बताएंगे। मतलब ऐसे नहीं दिमाग में होगा भाई। देखो ये क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, इतना लंबा नहीं बोलना है, ड्यू टू यहाँ लिख दो, ड्यू टू इट्स मोशन, ये पूरा गायब कर दो। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है ना। और ये काइनिन वर्ड से हमने बनाया था तो वो है, उसको तो खैर कोई बात नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी। तो और भी देखते हैं, अगर कोई एग्जांपल और रह जाता है, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी। देखो इसमें एरोप्लेन है, ये कितना बढ़िया एरोप्लेन दिख रहा है ना, ये चल रहा है। देखो मान लीजिए इसका मास कितना है, इसका मास हमने मान लिया m1000 kg और इसकी वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड। तो इसके काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m यानी 1000 और 80 ही है, हाँ तो ये हो जाएगा 2 4 जा तो 40,000 ये जूल हो गया। ये वर्क डन हुआ क्योंकि इसके अंदर चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये खड़ा होता तो, अगर ये स्टॉप होता, कहीं रुका हुआ होता तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती। और देख ले कहीं है, तो थोड़ा समझ में आया होगा। काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर भी बता दिया, और भी है, ये भी बता दिया, ठीक है। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी क्लियर हो गया, थोड़ा सा समझ में आया। अब काइनेटिक एनर्जी हम कैसे, ये इसका डेरिवेशन कैसे होता है, मतलब कैसे ये फार्मूला आया कहाँ से, तो ये भी तो देखें। तो देखो ये लिखा है ना, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे बनाएं। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो मोशन और ग्रेविटेशन है, मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसलिए आप कभी ना समझे कि मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ अलग है ना, कुछ नहीं। अब आप देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये जो है थोड़ा सीधा लाइन रहेगी इसलिए थोड़ी सी, है ना। देखो समझाने के लिए थोड़ा बना देता हूँ ना, ये है, ये जो लाइन है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक बॉल जो है, इसको देखो, ये बॉल जो है पहले से ही चल रही है। ये बॉल ले लिया है ना, चलो ये भगाओ तो गुरु हो जाएगा।
तो हमने क्या किया, एक बॉल ले ली, ठीक है, ये बॉल ले ली, ठीक है, ये बॉल जो है ये ले लिया हमने, है ना, ये बॉल है, ठीक है, और ये पहले से ये मोशन में है, मतलब अभी ये जो है इसकी मोशन वेलोसिटी कितनी है, मान लिया हमने यहाँ पर u है, इसकी वेलोसिटी u है, और इसका मास क्या है, m है। अब इसको हमने फोर्स लगा करके, फोर्स ऐसे लगाया इसके ऊपर, है ना, देखो डायरेक्शन में दिखा दे रहा, ये एरो जो लगा इसका मतलब फोर्स में वेक्टर क्वांटिटी है, समझाने के लिए, असल में ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस बॉल को हमने क्या किया, इसको जोर से धक्का, इसको धक्का देके छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसको, जैसे हम मान लो कोई मरीज होता है और हॉस्पिटल में वो चेयर पे बैठा होता है, उसको हम धक्का दे करके उसको, चेयर को धक्का देते हुए उसके बेड तक ले जाते हैं, तो वो धक्का कंटिन्यू रहता है ना, तो उस टाइप से इसमें हम धक्का मारेंगे, तो पहले से चल रही है, अगर इसमें थोड़ा धक्का मारेंगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये बॉल इधर आ गई, मान लो ये बॉल धक्का खाते हुए इधर आ गई, आपने फोर्स लगा करके इसको यहां से यहां तक ले आए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसका मास वही है जो मास होगा, लेकिन यहां से यहां तक चलते समय इसको आपने चूंकि फोर्स लगाया था, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो गई, जिसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। अब आप ये देखो कि वर्क डन बराबर, देखो फोर्स हमने लगाया, तो ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है s, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बराबर F s cos थीटा, ये आपको मैंने पहले वाले वीडियो में पूरा बताया है, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। W बराबर F s cos थीटा। अब आप देखो W बराबर F की जगह तो F ही लिख देंगे, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और s की जगह s लिख देंगे, cos और जीरो, cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये थीटा है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब इनके बीच में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, एंगल 0 बनेगा, तो ये क्या हो गया, एफ एस कॉस 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा एफ एस, ये वर्क डन हो गया, ठीक है। अब मैं आपका फार्मूला ही लिखने जा रहा हूं, चिंता ना करें, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा, वर्क डन बराबर, अब आप जानते हैं कि हम न्यूटन का नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू ma भी होता है, तो हम ये जानते हैं F की जगह क्या लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं, तो इसकी जगह लिख दिया आपने ma, और ये ऐसा ही है। अब देखो न्यूटन ने ही इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन ने ही सब कुछ दिया था, यानी मोशन भी और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और ये जो है ग्रेविटेशन, उन्होंने ही, न्यूटन ने इसको भी बताया था। तो अब ए एस की वैल्यू हम कहाँ से ला सकते हैं, बताओ, कोई फार्मूला आपको याद है जिसमें ए एस हो, आपने कभी पढ़ा हो, आपने जब यूनिवर्सली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वो फार्मूला कौन कौन से होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखिए थर्ड फार्मूला क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है। अब इसमें से अगर हम 2as की वैल्यू निकालें, 2as बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब as निकालें तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब ये वैल्यू सीधे हम यहां रख दें, तो क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला अभी डिराइव होने जा रहा है ना, इसको ध्यान दो। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो
m को अंदर गुना करके एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। अब ये देखो, ये v कौन सी वेलोसिटी होती है? फाइनल। एम वी स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1/2 एम वी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी। ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, और ठीक है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक, लेकिन ये वेलोसिटी फाइनल है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ना, काइनेटिक फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आई। ठीक है, अब ये क्या मतलब हुआ इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, आपकी किताब में सवाल करवाया जाता है, लेकिन ये थ्योरी नहीं बताई गई। तो ये जो वर्क डन हुआ है किसके बराबर हो गया? फाइनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर किसी वस्तु के ऊपर कोई फोर्स लगाया जाए तो उसके ऊपर वर्क डन कैसे पता लगता है? उस वस्तु के जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें जो चेंज आता है, वो जो चेंज है किसी भी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है, वो चेंज किए गए वर्क के बराबर होता है। ये है वर्क डन। यानी अगर मान लीजिए हम कोई वस्तु पहले से चल रही है, मान लीजिए साइकिल चल रही है, कोई साइकिल लेके जा रहा है, आपका दोस्त है, ध्यान से समझना, आपका दोस्त है, उस पर पेडल मार के जा रहा था, आपने क्या किया? उसकी साइकिल को जोर से धक्का देते हुए ले गए थोड़ी दूर तक। तो यानी उसकी पहले तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर। आपने उसको, चल रही थी पहले से, आपने उसको धक्का मारा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो मान लीजिए 10 मिनट बाद अगर आप चेक करो तो उसकी वेलोसिटी v हो गई। अब जब आपने धक्का मारना शुरू किया था उस समय एनर्जी अलग थी, और जब आपने धक्का मार के कुछ दूर तक ले गए उसकी वहां पर एनर्जी अलग है। तो दोनों पॉइंट का एनर्जी जो डिफरेंस है, कितनी एनर्जी चेंज हुई है काइनेटिक में, वो वर्क डन के बराबर मेजर कर सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु अगर मूवमेंट में है, उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा करके, धक्का लगा करके अगर हम उसकी वेलोसिटी चेंज करते हैं, काइनेटिक वेलोसिटी चेंज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, वो काइनेटिक एनर्जी किए गए वर्क डन के बराबर होगी। ये तो आपका फार्मूला, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। याद कर लीजिए, क्योंकि सवाल मैं इससे डायरेक्ट करूंगा। वर्क किताब में, आपकी किताब में है एनर्जी थ्योरम, लेकिन इसको बता करके नहीं किया है, सवाल इसी से करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। यानी वर्क और एनर्जी दोनों चीज इसके अंदर है। अब आप आ जाइए अपना हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया, फिर देखते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, देखो अभी हमने क्या बताया था, वर्क डन बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पर पहले तो u बराबर था, लेकिन मान लीजिए अब ये समय u बराबर 0 है। मान लीजिए चल नहीं रहा था, आपने धक्का मारना शुरू कर दिया, फोर्स लगाना है ना, तभी चलने लगा, तो पहले वेलोसिटी यहाँ पर हो गई है ना, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ तक हो गया, तो ऐसा हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब देखो वस्तु पहले से चल नहीं रही है, तो यानी u बराबर तो 0 हो गया, तो u यहाँ हम क्या लिख देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम और u की जगह 0 का स्क्वायर। क्या हो गया मतलब, क्या हो गया इसका मतलब, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी ये वर्क डन हुआ, और यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बोलते हैं इसको। ये काइनेटिक एनर्जी है। ये आपका पहला वाला फार्मूला डिराइव हो गया, वो ये है काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी अगर हमें देखनी है तो
ये फार्मूला लगता है। अब आप एक सवाल देख लें, कोई सवाल अगर काइनेटिक एनर्जी वाला होगा। चलो एक सवाल देख लेते हैं, उससे क्या होगा, ये थोड़ा फार्मूला भी पक्का हो जाएगा और थोड़ा फिर आपको काइनेटिक एनर्जी के विषय में भी थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये अ बुलेट of mass 8 gram. 8 gram is fired with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड, है ना। कैलकुलेट द इट्स काइनेटिक एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखो, ये पिस्टल है, और इसमें एक बुलेट, ये एक बुलेट है, इसके अंदर निकली, फायर किया तो तेजी से निकली, ऐसे यूं जा रही है ऐसे, और आपने इसको ट्रिगर दबाया होगा। ठीक है, अब बुलेट जा रही है अंदर, तो इसका मास कितना था। अब इसका मास आप देखो कितना मास है, इसका मास है 8 ग्राम, लेकिन 8 ग्राम नहीं हमें चाहिए, क्या होता है, किलोग्राम में होता है। इसका मास किस में लिखेंगे, केजी में, 8/1000, ये हो गया केजी। आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, अभी बाद में देख लेते हैं। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 80 मीटर पर सेकंड, ये तो करेक्ट है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 80 मीटर पर सेकंड। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चलो, हाफ mv²। m कितना बताया था, 8 ग्राम, तो 8 में 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये केजी आ गया। मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी थी, 80 मीटर पर सेकंड, है ना, 80 मीटर पर सेकंड। अब इसका स्क्वायर भी तो होगा, ये तो हो गया 8/1000 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 80। अब देखो, एक दो जीरो कट गया इससे, ठीक है, 8 8 जा 64, और फिर 8 से गुना कर दिया, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 3 51, 8 9 64, और 8 चौक 32, 8 छंग 48, 3 51, 512, 512, यहाँ हाफ भी है, कितनी गलती हो रही है आज, हाफ भी है, तो इसको 512 में 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 10 है भी अभी, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 6 जा 256/10, 10 से भाग दो, 25.6 जूल, ये हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। एक एग्जांपल समझा दिया, अभी तो हमें समझाना है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की पोजीशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए आपके फर्श पे एक ईंट पड़ी हुई है, तो उस ईंट में जो उसका मास है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं है अभी। अब आप क्या करते हो, उस ईंट को आप अपने घर की छत पे ले जाते हो।
आपने ईंट को जब उठाया, प्लीज इस बात को ध्यान से समझो, नहीं तो ये समझ में नहीं आता। ये रट लेने से कोई मतलब थोड़ी होता है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी याद कर लिया ये ऐसा होता है, नहीं। पहले आप समझो उसको, पूरा अंदर क्या चल रहा है वो देखो। आपने फर्श से ईंट को उठाया, जैसे आपने ईंट को उठाया आपको भारी लग रही होगी, तो कितनी भारी लग रही होगी? क्या उसका जितना उसका मास है? नहीं, मास तो उसकी क्वांटिटी है जिसके द्वारा वो बनी हुई है। जितना फोर्स अर्थ लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जितना उसके अंदर है उतना ही आपको भारी एहसास होगा। आपने उसको उठाया तो यानी आपने क्या किया? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, क्योंकि आप उसको उठा के ले जा रहे हो। आपके अंदर जो बॉडी में एनर्जी है, मसल एनर्जी, वो मसल एनर्जी उसको ले जाने में फर्श से छत के ऊपर ले जाने में एनर्जी यूज हो रही है। फिर वो जो मसल एनर्जी है उस ईंट में जो दिखाई नहीं दे रही स्टोर हो जाती है। आपने अपने जो हाथ के द्वारा उसको उठाए थे तो आप कौन सी एनर्जी लगाए थे? मसल एनर्जी, मांसपेशियों के अंदर जो एनर्जी है उसको लगाया आपने, और उस एनर्जी को लगा करके आप ऊपर ले जा रहे हो। तो वो एनर्जी धीरे धीरे उस ईंट के अंदर स्टोर हो जाती है। और वो कौन सी एनर्जी है? अब आपने उसको क्या कर दिया? छत के ऊपर रख दिया। अब उसके अंदर एनर्जी भर गई है। कौन सी एनर्जी? आपकी मसल की एनर्जी। आपको लगता होगा अलग से आ रही है, नहीं। Actually, whenever you are bringing that brick to the roof, then the energy, muscles energy, change into potential energy and contained in brick, stored in brick, उस ईंट में इकट्ठी हो गई। अब वो अभी तक है। अब आप वो ईंट जब तक फर्श छत के ऊपर है उसके अंदर वो आपकी जो मसल एनर्जी कलेक्ट है। अब वही एनर्जी अगर मान लो वो ईंट किसी तरह से उस छत से गिर जाए और कोई आदमी नीचे खड़ा हो तो उसका सर फट जाएगा, मर जाएगा, मर भी सकता है। तो अब वो जो उसके व्यक्ति के ऊपर जो चोट लगी है, जो उसका खून निकला है या जो मर जाएगा, जो जख्मी हो गया, वो भी तो एनर्जी लगी हुई है, तभी तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आई। तो वो एनर्जी कहाँ की है? आपकी मसल एनर्जी किस में भरी थी? ब्रिक में। और ब्रिक वहां से गिर गई तो वो जो मसल एनर्जी है जो पहले से भरी थी, किस रूप में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जो इनविजिबल होती, दिखाई नहीं देती। अब वही पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर से नीचे आने लगी तो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई? काइनेटिक एनर्जी में। और जब काइनेटिक एनर्जी बदल गई तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो गई। यानी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल रही है? काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी के द्वारा वो आदमी को चोट लग गई या आदमी मर गया। तो यानी यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक हो रही है। तो यानी जो ईंट जो छत पे रखी थी उसमें कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, क्यों थी वो? उसकी पोजीशन के कारण। अभी जमीन पे उसकी पोजीशन थी तो उसको कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने जमीन से उसको उठाना शुरू किया मसल एनर्जी का यूज करके, तो हमने मेहनत करनी शुरू कर दी, वर्क डन करना शुरू कर दिया। तो वो जो वर्क डन है, देखिए, जमीन से छत के ऊपर तक ले जाने में जो आपने वर्क डन किया है, यानी आप फोर्स लगा रहे हो अपने हाथ से, मसल एनर्जी लगा रहे हो, मसल फोर्स लगा रहे हो, तो एक तो फोर्स लग रहा है। और ब्रिक कहाँ जा रही है? ऊपर, डिस्प्लेस भी ऊपर और किधर? छत की तरफ। यानी दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसमें है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होएगा? वर्क डन। तो वो जो वर्क डन आपने किया है, वो वर्क डन उस ईंट में, उस ब्रिक में स्टोर हो गया। अब वो पड़ा रहा। लेकिन वही अगर वही ईंट जब नीचे गिरती है तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक बदल जाती है। ऐसे तो दिखाई नहीं देगी। अब ईंट कोई रखी तो हमें थोड़ी दिखाई देगी इसमें एनर्जी है। वो तो जब वर्क करेगी, काइनेटिक में बदलेगी, तब दिखाई देगी। वो भी एनर्जी नहीं दिखाई देती, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि इसके अंदर वेलोसिटी है, तो इसके अंदर वेलोसिटी के कारण जो इसके अंदर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो इसलिए
पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? किसी वस्तु की जो पोजीशन होती है उस पोजीशन के कारण उसकी जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो अभी इसका डेफिनेशन लिखी है यहाँ, एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन के कारण जो उसकी एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ओरिएंटेशन अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, व्हेन अ बॉडी हैज अ सर्टेन पोजीशन इट हैज एन एनर्जी विच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और भी चीजें हैं जो आप देखते होंगे। देखो मैं थोड़े एग्जांपल देता हूँ फिर इसको समझाते हैं ना, ये आपको फिर मजा आ जाएगा आपको। अब आप इसमें देखो, पहले देख लो फिर डेरिवेशन भी करेंगे आराम से, बिल्कुल सिंपल है। अब इस लड़की को देखो आप, ये जो डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो तो बाद में देखते हैं, अभी आप इसको एग्जांपल देखें ना ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। देखा, व्हेन एन आर्चर पुल्स द स्ट्रिंग, है ना, देखो ये व्हेन एन आर्चर मीन्स धनुष बाण जो चलाता है, धनुष जो चलाता, पुल्स द स्ट्रिंग मतलब होता है डोरी। ये जो डोरी है ये वाली, ये स्ट्रिंग है, इसी को स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको प्रत्यंचा भी बोलते हैं। स्ट्रिंग पुल्स द स्ट्रिंग, इसको देखो खींचा इसने, एरो लगाया, ये एरो, ये तीर लगा हुआ है और इसने इसको पीछे, देखो इसकी पोजीशन यहाँ पर थी, है ना, देखो इधर, इसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर इस असल में इसकी जो डोरी है या प्रत्यंचा इसको बोलते हैं सही महाभारत की लैंग्वेज में, तो इसकी जो डोरी है वो यहाँ पर थी, तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। लेकिन इस लड़की ने क्या किया, इसको यहां से घसीट करके कहां ले गई, बताओ कहां ले गई भाई? ये घसीट करके यहां से इतनी दूर ले गई, ये देखो इतनी दूर लग गई, दिख नहीं रहा, इसको वाइट से देखते हैं, देखो इतनी दूर ले गई ये। अब यानी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, एस बराबर। अब फोर्स इसने इधर ही फोर्स भी लगाया, देखो यानी इस प्रत्यंचा को फोर्स भी इस तरफ ही लगाया है ना, फोर्स भी आपने इसी तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी देखो यहां तक हुआ, तो वर्क डन क्या हो गया, W बराबर एफ एस कॉस 0 डिग्री, यानी W बराबर क्या हो गया, एफ एस। अब ये W बराबर एफ एस हुआ। अभी तो आप इसको छोड़ो, अभी देखो इसको खींचा आपने, इसको यहां से यहां तक खींचा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर गई, किसके अंदर, इस डोरी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर गई। आपने उसको इसकी पोजीशन चेंज कर दी, यानी ये जो डोरी की पोजीशन कहाँ थी, ए पॉइंट पर, देखो ए पॉइंट पर पोजीशन थी, आपने इसको कहाँ ले गए, बी पॉइंट पे यहां ले गए, तो इसकी पोजीशन आपसे चेंज गई, तो इसमें क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी भर गई। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भर गई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भर गई। अब ये जब तीर ये छोड़ेगी तो ये तेजी से आगे बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, ये देखो इसमें हो जाएगा। यानी यही जो अब छोड़ेगी तो जो पोटेंशियल भरी हुई है एनर्जी इसके अंदर, वो जब छोड़ेगी तो वो काइनेटिक में बदल जाएगी, यानी इसकी जो एरो है, जो बाण है ना, ये तेजी से आगे जाएगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी जब किसी चीज से टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी के कारण बहुत अंदर तक चला जाएगा, धंस जाएगा ये, है ना, पेनिट्रेट हो जाएगा, पेनिट्रेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये देखो इसमें भी एक एनर्जी कौन सी थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, किसमें बदल गई, काइनेटिक में। तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी दिखाने के लिए आपको क्लियर किया, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये
ये देखो, ये जो है क्या है, ये मालूम है, ये बैलून है। क्या है ये? बैलून है। बैलून से पहले ये देखो, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। देखो, कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड स्प्रिंग है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। देखो, ये पहले ये जो स्प्रिंग थी वो पहले यहाँ पर थी। देखो, ये चीज आप इसको खींच करके यहाँ लाए हो। देखो, इसको पोजीशन समझो, यहाँ दिखाई नहीं देगा। देखो, यहाँ पर आप लाए हो। देखो, यहाँ पर ये जो इतना खींचा हुआ है, ये आपने यहाँ से यहाँ तक खींचा हुआ है, इसको खींचा हुआ है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है। अब आपने उसको छोड़ दिया तो तेजी से ऐसे ऐसे होगा वो, इसका मतलब काइनेटिक में बदलेगा। पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, इस तरह से ये पोटेंशियल में और काइनेटिक में बदलता रहेगा। पहले अभी देखो, इस समय पोटेंशियल है, जब इसको हम छोड़ेंगे, लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट में ही छोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी वो आगे थोड़ी दूर पे जाएगा, फिर उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन शुरू हो जाएगा, खिंचाव शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से काइनेटिक पोटेंशियल बदलता रहता है। ये स्प्रिंग में भी यही बात है। और देखो, ये जो अभी गुब्बारा है, देखे होंगे आप लोग गुब्बारा, अभी इसके अंदर हवा भरी हुई है। तो इसके अंदर जो ये गुब्बारा है, इसके अंदर जो हवा भरी हुई है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है, इसका ओरिएंटेशन कॉन्फ़िगरेशन। और देखो, ये डिफॉर्म्ड है। इसको असल में एक्यूरेट बोले ना तो इसको बोलेंगे डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड का मतलब होता है विकृत हो गई है, विकृत मतलब ये असली अपनी पोजीशन पे नहीं है ये। तो इसको जब हमने इसके अंदर हवा भरा था, इसको फूंक मार करके या किसी मशीन से, तो इसका डिफॉर्मेशन हो गया, इसका विकृतीकरण हो गया, ये फैल गई। इसके जितने मॉलिक्यूल हैं अपनी पोजीशन से थोड़ा दूर दूर चले गए, तो उनके अंदर डिफॉर्मेशन होने की वजह से इसमें कौन सी एनर्जी भर गई? इसमें एनर्जी भर गई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसमें भर गई। लेकिन अब कोई करे, इसको खोल दे, तो तेजी से यहाँ जब खुलेगा तो यहाँ तेजी से हवा, एयर निकलेगी इसमें। तो एयर निकले तो ये कहाँ जाएगी? ये सीधे ही इधर भागेगी, इधर फोर्स लगने लगेगा, फोर्स इधर लगेगा तो इधर तेजी से भागेगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी बदल गई थोड़ी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, अभी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में है? इसकी डिफॉर्मेशन के फॉर्म में। उसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन फॉर्म, डिफॉर्मेशन फॉर्म, या कोई भी पोजीशन है। तो ये अभी तनी हुई है, अभी ये बैलून जो है तना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हवा के प्रेशर की वजह से इसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं इस रबर के, सब दूर दूर चले गए। अब उनके अंदर टेंशन पैदा हो गई, तो टेंशन पैदा हुई तो हर मॉलिक्यूल अपनी अपनी जगह पर थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी रखे हुए। तो पूरे बैलून में जितने मॉलिक्यूल होंगे सबको मिलाकर के पूरी पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी होगी। अब जैसे इसको हम इसकी हवा निकालेंगे तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं फिर वापस आकर के अपनी जगह लेना चाहेंगे, तो इससे क्या होगा? तेजी से आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हुआ? ये बैलून थोड़ा आगे यहाँ इधर भागने लगेगा। आपने देखा होगा, अगर कभी इसको आपने भरा होगा तो क्या थोड़ा समझ में आया तो अच्छी बात है, क्योंकि अपने ट्राई तो करते हुए समझ में। यानी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो क्या है, और उसका एक सवाल भी देखेंगे ताकि पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो जाए ना। तो देखते हैं, थोड़ा एक डायग्राम बनाते हैं। वही ब्रिक ले रहा हूँ है ना, ताकि क्लियर हो जाए बिल्कुल, है ना। वही ब्रिक लेंगे, है ना। ये ब्रिक है, ब्रिक मतलब ईंट है ये। अब ईंट को हम उतना बढ़िया नहीं बनाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। तो ये ईंट है और इसका मास m है, इसी में लिख देते हैं m, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा करते हैं ना, डेरिवेशन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ले जाएंगे ऊपर,
ये चीज, ये ब्रिक को हम पहले देखो, यहाँ पर ब्रिक है, यहाँ पर इसका मास m है, और यहाँ पर ये जो है बेस पे है, तो इसकी हाइट तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हाइट 0 है ना। अब यहाँ पर उसको ले गए, देखो यहाँ पर ईंट ले गए, है ना, ये ले गए ईंट, यहाँ ले आए, तो ये ईंट यहाँ ले आए जब, तो इस ईंट को जब यहाँ तक लाए थे, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इतना हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट s हुआ है, और ये इसमें डायरेक्शन होता है, इसको हम h भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिनियर मोशन है इसलिए हमें एरो नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, इस ईंट को पृथ्वी कितना खींच रही थी, पृथ्वी फोर्स लगा रही थी, अर्थ फोर्स लगा रही थी mg, और mg क्या होता है, असल में जो ईंट का वेट है यही फोर्स है, यानी यही फोर्स भी होता है, और फोर्स बराबर क्या होता है, ma होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो यहाँ पर a ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, g लिखते हैं, तो F यानी फोर्स बराबर mg, ये नीचे की तरफ लग रहा है। अब आपने क्या किया, इसको उठाया, तो आपने कितना फोर्स लगाया, mg के बराबर लगाओगे, क्योंकि इतना ही तो फोर्स नीचे की तरफ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इतना ही फोर्स लगाओगे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर ले जाने लगोगे, इस फोर्स से आपको थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, और आप इसको उठा करके यहाँ तक ले आए, मान लो यहाँ तक ले आए आप उसको, है ना, तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, h, फोर्स का कितना लगाया, f, फोर्स लगाया ना, हमने डायरेक्शन बना दिया। वैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन में कोई जरूरत नहीं होती, केवल ये ध्यान रखना है कि प्लस को हम पॉजिटिव डायरेक्शन को प्लस और नेगेटिव डायरेक्शन को माइनस लिख देते, काम खत्म हो जाता है। तो देखो बेटा, अब इस ईंट को यहां से यानी ए से बी तक लाने में वर्क डन कितना किया, तो आपने देखो इसको उठाया, उठाकर इतनी दूर ले आए, तो कितना डिस्टेंस चले आप, h डिस्टेंस चले, तो वर्क डन बराबर क्या हुआ, F S cos थीटा, ये तो वर्क डन होता है। अब देखो यहाँ चूंकि आप फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो यूं, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी यूं समझो, ये अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो फोर्स आप अगर इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो इसके बीच में जो एंगल है 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे F S cos 0, तो ये हो गया F S, ये वर्क डन हो गया। अब ये वर्क डन में हमें थोड़ा ध्यान देना है, F की जगह हम क्या लिखेंगे, वर्क कितना, देखो F की जगह हम क्या लिख देंगे, W की जगह mg लिख देंगे, और S कितना है, S की जगह h लिख देंगे, तो क्या हो गया, mgh, ये आपका ये वर्क डन जो है किसके बराबर है, ये जो आपने वर्क डन किया है ये इस ईंट में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भर गई, और इसी को हम क्या बोल देंगे, वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के विषय में हम बोल सकते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी, तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, अगर पृथ्वी के थोड़ी दूर पर ही हम ऊपर हैं, पृथ्वी के सरफेस से थोड़ी दूर तक हैं, तो m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू नहीं बदल रही है, और g भी कांस्टेंट है, जानते हो आप कि g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसमें केवल वेरिएबल क्या है, हाइट, ये है वेरिएबल हाइट, यानी पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर। अगर हाइट ज्यादा होगी, देखो अब आप इसको तो हमने डेरिवेशन कर दिया है, अब आप इसको थोड़ा रिजल्ट देखो आप इसमें, है ना, पोटेंशियल एनर्जी अपने पास क्या है,
ये है mgh। अगर मान लीजिए कोई वस्तु जमीन पे पड़ी हुई है, ये पड़ी है जमीन पे, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी बराबर m, इसका हाई है, g खींची रही है लेकिन h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट को हम इतनी दूर ले जाएं, ध्यान हो, मान लो h डिस्टेंस पे ले गए, यहाँ से यहाँ तक h डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले गए, और एक फोर्स कितना लगा? इसके mg के बराबर। mg तो है ये w या फोर्स mg, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर mg और h, ये जो है ये आ जाएगा h, तो ये हो जाएगा अपना mgh। मान लो इसकी मास हमने मान लिया, इसका m बराबर है 10 kg और इसकी हाइट है 10 मीटर, और पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो पुल इसको नीचे कर रहा है, जनरली उसको हम 9.8 लिखते हैं कभी कभी, और कभी कभी सुविधा के लिए हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, सुविधा के लिए, न्यूमेरिकली प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसको 10 ही मानते हैं। तो m की जगह 10, g की जगह 10, h की जगह भी 10, तो कितना हो गया? 1000 जूल वर्क हुआ। इस हीट को ले जाने, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क किया आपने? 1000 जूल, और यही किस में बदल गया? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, मतलब अगर हम इसको ध्यान से समझे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब है कि जो एनर्जी होती है वो न तो आप उसको बना सकते हो और ना ही आप उसको बर्बाद कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते, ना तो उसको बना सकते हो और ना उसको नष्ट कर सकते हो। तो फिर होता क्या है एनर्जी? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। एनर्जी कैन बी चेंज्ड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब आप ये सोचते हैं कि देखो यहाँ पर अगले बार लिखा टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी है, और वो पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। अब कितने अरब खरब जूल एनर्जी है ये हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन कांस्टेंट का मतलब वो कम ज़्यादा नहीं होगी। जब से क्रिएशन है, जब से सृष्टि बनी है, या जब से कोई भी आदमी, इससे धर्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब से क्रिएशन बना है तब से जो एनर्जी शुरू में रखी गई है वो एनर्जी वही की वही रहेगी, है ना। तो उसमें कोई चेंज नहीं। हाँ, वो एनर्जी हीट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी, लेकिन सब हीट की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब को मिला करके यूनिवर्स में जितनी एनर्जी उसके बराबर ही आएगी। यानी पूरी एनर्जी अगर खर्च भी हो जाएगी तो टोटल मिला के वो कांस्टेंट रहेगी। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? एनर्जी कंजर्व रहती, कंजर्व मीन्स संरक्षित है, सुरक्षित है। सुरक्षित वर्ड तो सेव होता है, संरक्षित है मतलब वो नेचुरल खत्म नहीं होती, उसकी एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी। थोड़ी देर के लिए मान लें 20 जूल एनर्जी है पूरे यूनिवर्स में, तो 1 जूल एनर्जी हमने इसमें खर्च कर दिया, 3 उसमें खर्च कर दिया, 5 उसमें खर्च कर दिया, लेकिन सबको मिलाकर कितनी हो गई? 20 रहेगी। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये एक नियम है कि पूरी यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसको हम डेफिनेशन क्या देते हैं? एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड।
एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड, यानी एनर्जी को हम बना भी नहीं सकते, नॉट डिस्ट्रॉयड, उसको बर्बाद भी खत्म भी नहीं कर सकते।